नमस्कार दोस्तों। और आज हम राजस्थान की हस्तशिल्प कला और वास्तुशिल्प कला के बारे में बात करेंगे। यानी कि हस्तशिल्प यानी कि हाथों के द्वारा बनाई ये कला किस प्रकार लोग राजस्थान की अपनी कला को प्रदर्शित करते से हाथों के माध्यम से, है ना। किसी भी प्रकार का रूप दे दीजिए, इस प्रकार का रूप दे दीजिए, अलग अलग कला की कलाकारी दे दीजिए, या फिर किसी की प्रकार की पेंटिंग दे दीजिए, है ना। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है अलग अलग प्रकार से, और वो है राजस्थान की हस्तशिल्प और वास्तुशिल्प के बारे में अध्ययन करना। और इससे पहले हमारी जो पीछे एक टॉपिक छूट गया था, थोड़ा सा लगभग 2 3 लाइन का था, जिसके अंदर था कि मतलब कि राजस्थान की चित्रकला का आधुनिक मतलब कि चित्रकला किस प्रकार आधुनिक योगदान मिल रहा है। तो जो राजस्थान की चित्रकला का आधुनिक योगदान है ना, उसमें नाम आता है कुंदन लाल मिस्त्री को। किसका नाम आता है? कुंदन लाल मिस्त्री। मिस्त्री इन्होंने अपना योगदान दिया राजस्थान की चित्रकला के रूप में, आधुनिक चित्रकला के रूप में। अलग अलग इन्होंने जो नई नई प्रकार की जो घर के अंदर जो उभरती है ना कला, उसको महत्व दिया। हर घर घर में, गांव गांव में जाकर इन कलाओं को महत्व दिया कुंदनलाल मिस्त्री ने, जो आधुनिक चित्रकला के जो मतलब कि जो मान्यता करता है, जो भी वो माने जाते हैं कुंदनलाल मिस्त्री। ठीक है। और अब हम वापस बात करते हैं वास्तुशिल्प पर कि किस प्रकार वास्तुशिल्प हस्तशिल्प क्या है राजस्थान की। राजस्थान की हस्तशिल्प। ठीक है। अब इसमें क्या है? अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ब्लू पोट्री। क्या लेते हैं? ब्लू पोट्री। आपने नाम ज़्यादातर सुना होगा, क्योंकि सुना ही है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ब्लू पोट्री क्या है, टेराकोटा क्या है ना, मूर्ति कला क्या है, जिसमें और भी कहीं पूछे लाख के आभूषण क्या है, रेशम के आभूषण क्या है ना। हर चीज़ के पूछते हैं। मीनाकारी क्या है, फड़ पेंटिंग क्या है, हाथी दांत क्या है, हाथी दांत के आभूषण क्या होते हैं, नमदा दरिया, है ना, जहरी दरिया, यानी इस प्रकार हर तरह के जो हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम ब्लू पोट्री। क्या लेते हैं? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री। अब इसके अंदर क्या है? ब्लू पोट्री के अंदर जो कला बनी है ना, जो इसका कला का एक रूप दिया गया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है वहाँ के राजा का। कहाँ के? जयपुर। ये कहाँ की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री? जयपुर। ठीक है। और जयपुर के राजा कौन थे? राम सिंह। कौन थे राजा? राम सिंह। राम सिंह ने क्या किया भाई? राम सिंह ने सोचा था कि हाँ भाई ब्लू पोट्री है, तो ये जो कला है हमारे, कुछ ना कुछ, मैं राजा हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ दायित्व बनता है कि भाई आई तो फिर क्या मतलब राज्य का, कि राजा कुछ नहीं तो कोई कला के बारे में काम कर रहा है, नहीं तो कोई एक अच्छा कोई हम जो कुछ मनोरंजन तो होना चाहिए, कुछ काम धंधा होना चाहिए। राजा तो कुछ कर ही नहीं रहा। तब राजा के दिमाग आया यार ऐसा तो नहीं होता, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या उनका जो एक खास जो रहने वाले जो व्यक्ति मतलब कि जो सैनिक थे, है ना, सैनिक बोल दीजिए, या फिर उनको जो अपने प्रिय जो मानते थे ना, जो मेरे जो मतलब कि खास आदमी उनके, है ना, उनका जो नाम था, एक तो था कालू कुमार, है ना, कालू कुमार। क्या लिख देते हैं? कालू कुमार। ठीक है, हो गया। एक हो गया कालू कुमार, एक हो गया चूड़ामन। अब इनको क्या बोला भाई? राम सिंह ने कहा कि आप एक काम कीजिए, मतलब आप जाइए दिल्ली। ठीक है ना, आप दिल्ली जाएगा तो वहाँ पर एक नई कला उभरी है। क्या उभरी है? कि साहब आप एक ऐसी कला उभरी है जिस पर अपना हाथ से आप एक नया रूप दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का वहाँ पर एक चित्र बना सकते हैं। यानी कि जैसे मटका का रूप होता है ना, हाथ से देता ना, ऐसी मिट्टी को मतलब कि पोत के, मिट्टी को ऐसे लोपने के बाद ना एकदम अलग पूरी की पूरी लोप के उनको एक अलग तरह का आकार बनाया जाता है ना। इस प्रकार आप एक आकृति दे सकते हैं। इसलिए राम सिंह ने क्या किया? कालू कुमार और चूड़ामन को भेजा। कालू कुमार और चूड़ामन का ठीक है, सब आपकी जैसे आज्ञा, हम वैसा काम करेंगे। तो चलो, करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको जाना पड़ेगा। तो उन दोनों ने दिल्ली गए और दिल्ली जाकर देखा, हाँ यार ब्लू पोट्री तो खास है, इसमें कुछ खासता है, या ऐसी बात है ही नहीं कि इसमें खास नहीं है, खास है। तो वहाँ से सीख आए। सीख आके फिर राजा को बोला, साहब हम ये कला सीख के आ गए।
राजा ने कहा ठीक है बनाइए। तो राजा ने फिर बोला तो कालू कुमार और चूड़ामन दोनों ने कला बनाई। और फिर बनाने के बाद में क्या क्या उनको एक कच्ची मिट्टी था, कच्ची मिट्टी का एकदम ढेर सारा जो मतलब कि मिट्टी होती है उनको इकट्ठी की। इकट्ठी करने के बाद सारी उसको पानी डाल के गिलोई है ना, ऐसे लोपते हैं ना, लोपने के बाद उसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 800 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेड जे तापमान, एक मतलब बड़ी भट्टी बनाई, भट्टी पर उसको सेका मिट्टी को 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान कितना होगा आपको सोच सकते हैं ना, यहाँ पर 45 से ऊपर जाते हैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है। तो इसको अंदर क्या क्या उनको वहाँ पर रखा गया। फिर वहाँ पर इतना गर्म करने के बाद वो पक गई, और पकने के बाद वापस नीचे उतार दी, और नीचे उतार के जैसे वो ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद में वो कैसी बन गई, ब्लू पोट्री बन गई, एक ऐसी आकृति बन गई जिसे ब्लू पोट्री कहा गया। लेकिन आपने जैसे मैं जिस विस्तार से बताया उतना नहीं पूछते हैं, ऐसे पूछेंगे ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और ये लाने का किसका शहरी है, राम सिंह। कौन सा राजा था, राम सिंह। और किसको भेजा था, चूड़ामन और कालू राम। केवल इतना याद रखना, बाकी कोई ध्यान नहीं रखना। 800 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम कोई ध्यान नहीं रखना, है ना। एंड हो सकता है जो आपको बोलेंगे ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी, वो चीज़ आपको अभी से ध्यान रहेगी, है कि ना, वो बात है। अब अलवर में एक और थी, है ना, इसी प्रकार कला थी अलवर के अंदर, डबल कट बप मतलब पोट्री। क्या थी अलवर में, डबल कट वफ पोट्री, है ना, जिसे कागजी भी बोला जाता। क्या बोला था, कागजी, ठीक है, कागजी भी बोला जाता था। और अलवर में जो सबसे बड़ा शहर जाता था, इनको प्रसिद्ध किसने बनाया था, तो वो था करपाल सिंह। कौन था, करपाल सिंह शेखावत। कौन था, करपाल सिंह शेखावत। उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया इसके बारे में। हाँ भाई, डबल कट वफ जो पोट्री है, इनको हम योगदान देंगे, है ना, जो हम योगदान दे रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो करपाल सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, और जो अच्छा काम कर रहा है उनको हम सलाम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। जो अच्छा काम नहीं करते उनके लिए हम सपोर्ट नहीं करते, हाँ करते हैं जरूर। लेकिन ये बात सपोर्ट करना था हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इनको ध्यान भी रखना जरूरी है। हाँ ये लोग है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे अलवर के अंदर, मतलब कि डबल कट पोट्री अलवर के अंदर कौन सी जो कागजी पोट चली थी, कागजी से क्या मतलब है अलवर के अंदर। ऐसे सारे क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे आती है टेराकोटा। क्या आती है, टेराकोटा। टेराकोटा मोलेला, ठीक है। अब मोलेला कहाँ पर है, यहाँ पर लिख देते हैं, नाथद्वारा, ठीक है, मोलेला नाथद्वारा। साहब ये बात समझ में आ गई। अब टेराकोटा के अंदर क्या है, टेराकोटा के अंदर एक बात ये थी कि भाई ये जो हमारी आकृति बनी है ना, ये जो हमारी आकृति बनी है, इसमें क्या है, इसमें बात ये है कि जो कोई भी जो मिट्टी होती है, मरणमयी मिट्टी है ना, जो ऐसे कमज़ोर मिट्टी होती है, किसी प्रकार की मिट्टी होती है, उसको ऐसे गर्म करके, है ना, फिर अलग अलग प्रकार की आकृति बनती हैं, मूर्तियाँ बनी जाती हैं, फूल पत्ती की मूर्तियाँ बनी जाती हैं, एंड देवी देवता की मूर्तियाँ बनी जाती हैं, स्त्री पुरुष की मूर्तियाँ बनी जाती हैं, और पशु पक्षियों की मूर्ति बनाई जाती है। मिट्टी से बनाते ना, कहीं पर आप देखना मेले के अंदर जाएंगे, मेले के घूमने के अंदर या फिर सिटी के अंदर जाएंगे, तो आपको इसके बाद मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिलेगी, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिलेगी, वो कैसी होगी, वो टेराकोटा की मूर्ति होगी। कैसी होगी, टेराकोटा की। और नागौर में एक जगह है नरवारा। कौन सी है, नागौर में एक जगह है नरवारा, वो इसके लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, टेराकोटा के लिए। तो इस प्रकार टेराकोटा की मूर्ति है। और टेराकोटा मोलेला नाथद्वारा कहाँ पर है, टेराकोटा मोलेला नाथद्वारा के अंदर ये प्रसिद्ध है, वहाँ पर टेराकोटा की मूर्तियाँ बनती है। और इसके बाद में जो है वो है लाह के आभूषण। क्या है, लाह के आभूषण, लाह के आभूषण। अब इसमें क्या है साहब, लाह के आभूषण, जो लाह के आभूषण है वो भी एक अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध लाह के आभूषण है।
मतलब साहब इसके अंदर 3 पेड़ होते हैं, ठीक है। 3 पेड़ मतलब 3 पेड़ कौन से? एक बेर का पेड़, और एक गुल्लर का पेड़, और एक पीपल का पेड़, ठीक है। नाम बताता हूँ, बेर, गुल्लर, पीपल, पीपल 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 का पेड़, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 3 पेड़ है। अब तीनों पेड़ क्या करेंगे, लसदार रस निकालेंगे। कैसा? लसदार पदार्थ कह सकते हैं या रस कह सकते हैं, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ निकालेंगे। अब जब ये पदार्थ निकाल के क्या करेंगे, उनको सुखाएंगे, ठीक है। लसदार बेर, गुल्लर, पीपल, इन तीनों का पेड़ का जो लसदार पदार्थ निकालेंगे, और पदार्थ निकाल के उनको क्या करेंगे, सुखाएंगे, सुखा देंगे। और सुखाने के बाद में जैसे भी कोई भी आकृति होती है ना, जैसे किसी भी प्रकार का, जैसे लकड़ी की हो सकती है, कोई लोहे का हो सकता है, उसका जैसा भी प्रकार का उसका मोड़ होगा, ठीक है। मोड़ होगा ना, जैसे आप देखिए कोई पीतल होता है, तांबा होता है, किसी प्रकार की कोई भी धातु होती है, उनका आकृति का जैसे मोड़ होता है, जैसे गले के अंदर पहनते हैं ना, हार वगैरह है, जो भी पहनते हैं ना, वो उसके अंदर क्या करेंगे, ये सूखा हुआ जो पदार्थ होगा ना, सूखने के बाद ये तो सूख जाएगा, सूखने के बाद में उसको धीरे धीरे क्या वहाँ पर जो लगाएंगे, कहाँ पर, उस पदार्थ मतलब कि उस धातु पर, जो गले के अंदर जैसे मोड़ होगा, यहाँ पर जैसे बोरिए का जिसमें मोड़ होता है ना, वो इस पर वो क्या करेंगे, एकदम कलर कर देंगे। जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, कलर करते हैं, उसी पर उन पर क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। फिर वो क्या हो जाएगा, ला के आभूषण हो जाएंगे। कैसे आभूषण? ला के आभूषण। या फिर ऐसे मतलब एक सिंपल भी ला के आभूषण बन सकते हैं, जैसे खुद मतलब ला के आभूषण, उनका जो मोड़ है ना, एक रूप बनाया जाता है, ऐसे भी बन सकते ला के आभूषण, ठीक है। आई बात समझ? ये है ला के आभूषण। यह जगह कौन सी प्रसिद्ध है, मैं जगह बताता हूँ। जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़, कहाँ पर है, बारा, खेड़ला, लक्ष्मणगढ़, ठीक है। वापस देखते हैं, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़, बारा और खेड़ला, लक्ष्मणगढ़। ये बातें चाहों ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर, ये लिख देना, ये जो मैंने बताई है, टाइम लगेगा ज़्यादा लिखूंगा। अब ला के आभूषण क्या है, अब आता है रेशम के आभूषण। कौन से? रेशम के आभूषण। पहले क्या होता था भाई, फूल वगैरह होते थे ना, उसका आभूषण बना देते थे कि भाई यहाँ भी ये फूल है तो ठीक है, इसका मतलब लोग पहले क्या करते थे, महिलाएं वगैरह घूमती रहती थी जंगल के अंदर, तो उनके वो फूल एकदम पहले थे गले के अंदर, कहीं पर यहाँ पर लगा देते थे गले के अंदर, कहीं यहाँ पर कान में लगा देते थे फूल, कहीं पर यहाँ पर लगा देते फूल, तो मतलब ये अच्छा एक आभूषण बन जाता, 2-3 दिन ऐसा रहता था, है ना, लगा था। फिर नए नए फूल वापस मिलते रहते, इस पर वो आभूषण पहनते रहते थे। फिर क्या हुआ, फिर धातु का आभूषण आने लगा ना। फिर क्या हुआ, हीरे मोती का आभूषण आने लगेगा, उसके पहनने लगे। फिर क्या हुआ, सोने चांदी का आभूषण पहनने लगे। और जो वर्तमान में ज़्यादातर आते हैं वो रेशम के आभूषण आते हैं। कैसे आते हैं? रेशम के आभूषण आते हैं। अब इस तरह का जो रेशम के आभूषण बनते हैं, और इनकी जो जगह के लिए प्रसिद्ध है वो जगह है सवाई माधोपुर और जयपुर और बांदीकुई, लालसोट और हिंडोल, करौली, है ना, ये जो क्षेत्र इनके है किसके, रेशम के आभूषण। आई बात समझ? बांदीकुई, लालसोट, सवाई माधोपुर, हिंडोल, करौली, है ना, ये जो क्षेत्र है जयपुर, है ना, ये जो क्षेत्र किसके, रेशम के आभूषण के क्षेत्र है, ठीक है। क्या हो गया साहब, रेशम का आभूषण हो गया क्लियर। अब आता है मूल। अब क्या था, रेशम के आभूषण, 1,00,000 के आभूषण, मैंने एक चीज़ बताना शुरू करी, लाख के आभूषण को जो महत्व देने वाले थे, है ना, बढ़ावा देने वाले थे, वो थे जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। अब जो लाख के आभूषण बनाते कौन थे? मणिहार बनाते थे। कौन बनाते थे? मणिहार, मणिहार बनाते थे। और सवाई मान सिंह ने क्या, जय सिंह ने क्या किया था कि मणिहार वगैरह वहाँ पर ज़्यादा बनाते थे। मणिहार के मतलब क्या था, लाख के आभूषण बन देता है ना, वहाँ पर के मिनिया मिनिया होता है ना, छोटे 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 मिनिया, जैसे आप देखना सोना का जो आभूषण बनेगा वहाँ पर मिनिया हो गए, मिनिया इसके बिंदु उनके अंदर पोए हो गए। जैसे बोरे, तो बोरे के अंदर मिनिया होता है ना, आड़ वगैरह होती है उसके अंदर मिनिया होता सारे, वो कौन लगाते थे? वो मणिहार लगाते थे। और जब सवाई जय सिंह ने किया था,
मतलब कि उनको एक एक क्षेत्र देते थे, एक जगह देती थी जिसको नाम देते मणिहारों का राज था। क्या? मणिहारों का राज था, मणिहारों का राज था। ठीक है। फिर ये लगा था, कुछ समय तक रहने लगे तो उन्होंने एक और रास्ता बन गया था, वो बन गया था बड़ी चौपड़ पर हवा महल का रास्ता। ठीक है साहब, हो गया क्लियर यहाँ तक, क्योंकि ये बीच के अंदर छूट गया था। अब जैसे स्क्रीन बोर्ड होता है ना, जब वहाँ पर जैसे जैसे टिक करते रहते हैं तो वहाँ पॉइंट वगैरह आते रहते हैं, नोट्स तो वो समझा देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही ध्यान में आता है उसका उस पर बताना, मतलब बता देते हैं, क्योंकि ला के आभूषण रेशम के आभूषण बता देते हैं, एकदम बीच में भूल जाते हैं ना, एकदम को आगे छूट जाता है, कोई बोलते नहीं लेकिन छूट जाता है, वापस आता है जैसे याद वो बता देते हैं। अब 5 नंबर क्या होता है? मूर्ति कला। मूर्ति कला साहब इसमें क्या होता? अरे इसके अंदर बहुत प्रसिद्ध है भाई। पहले जो मूर्ति कला बनती थी वो धातु की बनती थी, पर अब जो मूर्ति कला बनती है वो संगमरमर की मूर्तियाँ बनती है कि नहीं बनती है भाई? आप सोचते हैं पहले मूर्ति किस तरह की बनती थी? पहले साहब मूर्ति धातु की वगैरह बनती थी, अभी भी बनती है धातु की, लेकिन अब बात ये है कि अब बनती है संगमरमर की मूर्ति बनती है कि नहीं बनती है? ठीक है साहब, बनती है। अब साहब आगे क्या करें? आगे बात यह है, जो ये मूर्ति कला होती है इनका जो प्रसिद्ध जगह बतानी है। मूर्ति कला सभी कहाँ से? जयपुर है, कहीं नहीं, बस ये ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। सो मूर्ति कला कहाँ है? जयपुर है। और ज़्यादातर जो कलाकारी के अंदर जयपुर जोधपुर ही भरा है, बाकी कुछ नहीं। एक है भीड़, मतलब कि नाथद्वारा, है ना, जयपुर जोधपुर नाथद्वारा, ये ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। इतने लगभग ज़्यादातर समय यही है, कुछ हो सकता है 2-4 बीच में कोई अलग हो सकता है, बाकी वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो पूछ लेंगे, आप लगा के आ जाएंगे जयपुर जोधपुर नाथद्वारा, किसी एक लगा देगा ये सही है, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। कि हम कई बार बोलते हैं कि नहीं नहीं इसके अंदर लगभग ये सही है तो वही दे देंगे, अब वो क्या करता है जो नहीं होता है ना उसके अंदर वो देता है, इस पर आंसर बताएगा, हम क्या करेंगे? जयपुर वाले लगा क्या देंगे, हाँ साहब जयपुर वाला राइट है, ऐसा राइट नहीं होता है। ठीक है। मूर्ति कला। अब जयपुर में एक जगह है, खजाने वाला का रास्ता। ठीक है, जयपुर में एक जगह है, कौन सी है? खजाने वाला का रास्ता। अब इसके अंदर क्या है ये सब आगे, और इसके अंदर जो व्यक्ति थे ना, जो कलाकार थे, उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें प्रसिद्ध मतलब कि नाम महत्वपूर्ण कौन है? मूर्ति कला के अंदर 2 पूछ सकते हैं, एक तो जगह पूछ सकते हैं, जयपुर। ठीक है। हस्तकला के संबंध में मूर्ति कला के कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जयपुर में है। और कौन सा क्षेत्र है? खजाना वाला रास्ता। किसी 2 व्यक्ति मतलब कि कलाकार का नाम बताइए। दामोदर दास, दामोदर दामोदर दास, खूब लंबा है दामोदर, ये र, ठीक है, दामोदर दास शर्मा। ठीक है। जगन्नाथ मास्टर, साहब, ठीक है, जगन्नाथ मास्टर। और साहब महेंद्र शर्मा, कालूराम, ठीक है, लालचंद, अर्जुन प्रजापति। ठीक है, क्या नाम है? अर्जुन प्रजापति। आई बात समझ में? और एक नाम प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हो गया अर्जुन प्रजापति, और एक है कमलनाथ शर्मा, है ना, एक और है कमलनाथ शर्मा, है ना, कमलनाथ शर्मा, सॉरी कमलनाथ भारद्वाज, है ना, कमलनाथ भारद्वाज। ठीक है। और एक है महावीर शर्मा, ये नाम है, इनके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, महावीर शर्मा, कमलनाथ भारद्वाज। ठीक है। अब ये कितने नाम है? एक तो प्रजापति हो गया, ये नाम है। अब इसमें क्या मूर्ति कला के ये प्रसिद्ध हो गए साहब? हाँ ठीक है, हो गए। अब आगे बताइए, आगे और देखा जाए तो मूर्ति कला के बाद में है आती हैं क्या? बीकानेर। क्या आती है? बीकानेर की
उस्तकला कौन सी? 6 नंबर। बीकानेर की उस्तकला। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब बीकानेर में ये है जो उस्तकला है, इस पर क्या कहा जाता, जो ऊँट की खाल होती है ना, उनको सुखाया जाता है। ऊँट को ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी खाल को एकदम चीर के निकाला जाता है, और निकाल के बढ़िया इसको मालिश की जाती है, धो के, और फिर उसको बढ़िया मालिश की जाती है, पॉलिश करके, पॉलिश नहीं करते हैं, मालिश करके, यानी कि उनको बढ़िया एकदम धो के फिर उनको सुखो दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, सुखो दिया जाता है, बीकानेर की उस्तकला। उन सुखोने के बाद में क्या करेंगे, अब सुखोने के बाद में ये काम करेंगे, वहाँ पर एक सोने चांदी का चित्र बनाएंगे। वहाँ पर हर जो मतलब ऊँट की खाल होती है ना, उनका जैसे इस मतलब कि छोटा शीशा काट लिया, यहाँ पर काट लिया, यहाँ पर काट लिया, अलग अलग काट के वहाँ पर सोने के चित्र बना लेंगे, है ना, अलग अलग डिजाइन बना देंगे, रूप दे देंगे, जिसे हम उस्तकला कहेंगे। क्या कहेंगे, उस्तकला कहेंगे। ठीक है, ये होगी साहब बीकानेर की उस्तकला। ठीक है, अब इससे आगे क्या है, आगे है पिछवाई, 7 नंबर पिछवाई। पिछवाई में क्या है, अब पिछवाई का मतलब ये होता है कि जो कृष्ण भगवान होते हैं, रामदेव जी होते हैं ना, जो भी जैसे ज़्यादातर कृष्ण भगवान होते हैं, उनके जो पीछे पर्दा लगा होता है, क्या लगा, पर्दा लगा, आप देखना कृष्ण भगवान का मंदिर देखना, कृष्ण भगवान के मंदिर के पीछे पर्दा लगा होता है, ना, और वह पर्दा क्या कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। क्या कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। वो पर्दा ना साल में एक बार बनाया जाता है, साल में एक बार वहाँ पर हर साल हटाया जाता है। वो पर्दा हटा के फिर उसको क्या कहा जाता है, जो समुद्र वगैरह होते हैं ना, जो नाडा वगैरह होते हैं, पानी का जहाँ स्टार शुरुआत हो गई है, वहाँ पर उनको ले जाके क्या बहा दिया जाता है, और फिर क्या वही 1 साल के अंदर नया वापस लगा दिया जाता है। ऐसे मतलब उनकी कृष्ण भगवान की भक्ति होती है, वो मतलब कि पूजा करते हैं, है ना। फिर उसका जो ये पिछवाई जो मतलब क्या ना कला है ना, वहाँ पर जो कपड़ा होता है ना, कपड़े पे ये चित्र बनाए जाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो ये किस प्रकार बनाते हैं, ये हाथ से बनाते हैं। तो कैसी होगी, पिछवाई हस्तकला होगी। किस होगी, पिछवाई हस्तकला होगी, वो अपने हाथ से बनाते हैं। और ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कला नाहत द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, नाहत द्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाई कला। ठीक है, आई बात समझे, आगे देखते हैं। पिछवाई कला के अंदर यही प्रसिद्ध है कि भाई पिछवाई कला है वो कहाँ के, नाथ द्वारा की है। पिछवाई कला का मतलब क्या होता है, सब पिछवाई कला का मतलब ये होता है हाथों के द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है, तो कृष्ण भगवान के पीछे लगाया जाता है, और मतलब कि अपनी भक्ति भावना को एक बढ़ावा देने के लिए, है ना, अपनी जो भगवान की पूजा करते हैं, फिर साल में एक बार उसको वापस हटाया जाता है, समुद्र में आ जाता है, उसका जगह नया पर्दा लगाया जाता है। ये जो आर्यस मैंस के अंदर लिखता है, इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पिछवाई कला के बाद में कौन सा आगे आता है, पिछवाई कला के अंदर आगे आता है थेवा कला। और पिछवाई कला का जो जगह जो क्षेत्र बताते थे कौन से है ना, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अलवर और किशनगढ़, ये इनके जो प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, किशनगढ़ हो गया, अलवर हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, और जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, और नाहद्वारा हो गया, राजसमंद नाहद्वारा हो गया। ये जो पिछवाई की जगह है। और कोटा का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था लच्ची राम। कौन था, लच्ची राम था, ये ध्यान रखना। कोटा का कलाकार लच्छी राम ने योगदान दिया, ठीक है, अब आगे आते हैं थेवा कला। कौन सी आती, 8 नंबर थेवा कला। इसके अंदर कौन से, ये कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ में है, एक जगह है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में एक मतलब कि व्यक्ति था नाथूराम जी। कौन से थे, नाथूराम। ठीक है, नाथूराम कौन थे, ये सोनी थे। क्या थे, सोनी थे, मतलब सोनार थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने थेवा कला को एक बढ़ावा दिया था। मतलब एक ही परिवार था, मतलब कि बड़ा परिवार नहीं था, मतलब कि लगभग पूरा गांव नहीं था, ये एक ही परिवार था। एक ही परिवार ने मतलब कि अपने राज्य के प्रति इतना कितना योगदान दिया है, जो एक नई कला उभारी है। मतलब सर, मतलब इसका ये है कि हरा पीला लाल रंग जो कांच होता है ना, उस कांच पर इन्होंने अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए थे। कांच पर सोच सकते हैं इन्होंने किस प्रकार इन्होंने बुद्धि रही होगी,
कांच पर जो है मतलब अलग प्रकार नाना प्रकार के कांच होते हैं, वहाँ पर कांच पर भी सोने के जो चित्र बनाए देते थे, सोने चांदी का वहाँ पर जो कोना खो देते थे। आपने देखा कहो इस प्रकार उनका बन एकदम एक अलग प्रकार का ना मतलब कि नाना प्रकार का योगदान था थेवा कला के रूप में। मतलब कि हरा पीला लाल रंग का जो मतलब कि कांच होता है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, और वहाँ पर सोने और चांदी का भी एक मतलब अलग रूप दिया जाता था, उसका भी चित्र बनाए जाते थे। और इस प्रकार ये थेवा कला को बढ़ावा दिया था नाथुराम कहाँ पर, प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं 9 नंबर फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग क्या है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भीलवाड़ा की, कहाँ की है, भीलवाड़ा। ठीक है, यहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार कौन था, श्री लाल जोशी। ठीक है, इतना ध्यान रखना, दिख नहीं आ रहा लेकिन लिख देना श्री लाल जोशी भीलवाड़ा फड़ पेंटिंग। अब इसमें क्या था, इसमें बात ये थी जब भीलवाड़ा का जो फड़ पेंटिंग होती है, मतलब जैसे यहाँ पर जो छिपा जाति होती है, छिपा को जानता ना, वो क्या करते थे, जैसे ही कपड़ा होता है, कपड़ा को वो ऊपर ऐसे कलर के अंदर डालती हैं, और कलर के अंदर डाल के बाद फिर बाहर निकालती हैं, बाहर निकाल के बाद में अलग अलग चित्र का रूप देती थी। ठीक है, फिर वो रूप दे देती हैं, फिर वो एक अच्छा कपड़ा बन जाता है। और वो कपड़ा काम किस आता है, जैसे बाबू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, देव नारायण जी हो गए, इनकी जो फड़ होती है ना, इनके जब वो मतलब कि जो गीत गाए जाते हैं ना, फड़ मतलब पूरी रात बाजी जाती हैं, तो उन कपड़ा को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर और पड़ पेंटिंग किया है, फिर पड़ पेंटिंग है जो भील वाला का जो भील जाती होती है ना, कौन सी होती है, भील होते हैं। वो भील क्या करते हैं, थान होता है, थान जानते हैं ना, मंदिर वगैरह, मंदिर अलग होता है, थान अलग होता है। मंदिर तो बड़ा सारा होता है, जहाँ पर छतरियाँ वगैरह होती हैं, महल जैसा होता है, वो होता है मंदिर। थान का मतलब होता है इस प्रकार चार ना ऐसे बना जाता है, जो चबूतरा बनाया जाता है, उसमें जो मतलब कि बाबा जी का जो मतलब बाबा देवता होता है ना, उसका क्या मतलब कि मूर्ति रखी जाती है। और जो ये उनकी जो दीवार है ना चारों ओर, ये दीवार है, ये वापस दीवार है, ये सामने दीवार आएगी, पीछे वाली दीवार आएगी। अब इस पर क्या करें, इस पर जो चित्र बनाएंगे ऐसे इसको ऐसे को ना करेंगे, तो ये भील जनजाति द्वारा कोरा जाएगा, तो वो क्या है कि फड़ पेंटे होगी। और एक जो कपड़ा पर कोरा जाएगा वो है छिपा जाति द्वारा किया जाता है, जैसे चितेरो डीगरो है ना, छिपा जाति द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी जो फड़ है वो देव नारायण जी की है, 24 हाथ, कितनी, 24 हाथ, ये ध्यान रखना, 24 हाथ लंबी है फड़ पेंटिंग। ठीक है, अब आता है हाथी दांत। क्या आता है, हाथी दांत। कितना, 9 नंबर है ना, 10 नंबर। हाथी दांत है। अब हाथी दांत, अब हाथी दांत के अंदर क्या होगा कि भाई, हाथी दांत के अंदर ये होगा, ये आइवरी पेंटिंग भी कह सकते हैं इसे, आइवरी पेंटिंग। ठीक है, अब इसका आइवरी पेंटिंग, हाथी दांत। अब जैसे मतलब कि एक गाना भी है ना, मैं हाथी रे दांत का पैरू रे चूड़ला, गाना सुना ना, मैं हाथी रे दांत का पैरू रे चूड़ला, ऐसा वो गाना है, जिस गाने के अंदर इस प्रकार कहती है कि मैं इतनी मतलब कि प्रसिद्ध हूँ, मतलब कि इतनी खूबसूरत दिखनी चाहिए हूँ, ताकि सोना चांदी जिसके पीछे है, सोना चांदी मिल जाता है पैसे के अंदर, लेकिन हाथी का दांत नहीं मिलता ना, चूड़ना नहीं मिलेगा, बहुत पीछे भागना पड़ता है, तब जाके चूड़ना मिलता है हाथी का दांत का, वो बात होती है। ठीक है, हाथी का दांत का चूड़ला, वो क्या, फिर हाथी का दांत है ना, ऐसे फिर उसको मतलब कि तोड़ मड़ोड़ के है ना, वो उसको पीस के फिर ऐसा क्या वापस मिट्टी के मतलब किसी भी प्रकार के एक अलग रूप दे के चूड़ला बनाया जाता है, जो मतलब कि ऐसे भुजाओं पर पहना जाता है। राजस्थान के कल्चर के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाथी के दांत का चूड़ला यहाँ पर पहना जाता है। या फिर जो मतलब कि वहाँ पे जो भी कचकौड़ी वगैरह होती है यहाँ पर जो पहनते हैं, उन पर भी एक अलग रूप दिया जाता है, बीच के अंदर पहना जाता है, तो वो क्या था, हाथी के दांत का होता है। और जो हाथी के दांत जो प्रसिद्ध है वो है एक नाहत द्वारा राजसमंद। कौन सा है, नाहत द्वारा राजसमंद। ठीक है, कौन सी जगह, नाहत द्वारा राजसमंद। और एक कौन सी जगह है, वही एक और जगह है, गुलाबी नगरी। कौन सी है, गुलाबी नगरी। ठीक है, अब साहब गुलाबी नगरी कहाँ पर है, गुलाबी नगरी है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में।
ठीक है, अब यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे है मीनाकारी कला। ठीक है, अब मीनाकारी जो कला होगी, फिर आगे आएगा मीनाकारी कला के बाद में और आएगा दरिया आएंगे, है ना, जो मतलब कि और बहुत सारी कला आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में। क्योंकि मीनाकारी कला भी वही काफ़ी लंबी है मीनाकारी कला। और जो फिर नर्मदा दरिया है वो भी काफ़ी लंबा है फिर। ठीक है, और जो धातु के जो कला है वो भी काफ़ी है, और पीतल से बनी कला वो भी काफ़ी है ना। अब पीतल तो ये बता ही देते हैं, पीतल की कला। आप पीतल की कला में क्या बताएं, यहाँ पर जो जो मतलब कि बढ़ाने वाले थे वो थे सिराज जी। कौन थे? सिराज जी। इन्होंने मतलब कि पीतल की जो कला होती है वो बढ़ाई थी। और ये कला कहाँ से आई थी? ये कला ईरान से आई थी। कहाँ से आई थी? ईरान से आई थी। और ईरान से कहाँ पर बसी थी? दिल्ली के अंदर बसी थी। ठीक है, तो दिल्ली से यहाँ पर वापस आई थी पीतल की कला जयपुर के आसपास। ठीक है, ये थी पितृ कला, मतलब कि पितल कला। अब इसके बाद में आते हैं मीनाकारी कला, उसके बारे में बात करें हम अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत कर रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में मेहनत करने वाला की कभी हार नहीं होती। क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए इतना बड़ा लंबा इतिहास रचना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो मकसद है केवल इनको समझ, मतलब कि मकसद है केवल हमारे ये नहीं केवल नौकरी तक हम सीमित रहे। मतलब कि इनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम इंसान होने के नाते, हम इस धरती की मतलब मिट्टी का उपयोग करने के नाते हमको इस प्रकार पता होना चाहिए हमारी संस्कृति कल्चर में कितना बड़ा योगदान दिया है, हमको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। और जब हमको इनके बारे में ध्यान होगा तो हम इनकी जो जागरूकता के प्रति जागरूक रहेंगे इसके प्रति, और नहीं फिर हम नशा के प्रति डूबेंगे, नहीं फिर हम कभी गलत काम करेंगे, इस प्रकार कोई कदम नहीं उठाएंगे ना, फिर इस प्रकार हम इनके प्रति योगदान देंगे। और योगदान देंगे ना तो फिर हम ना तो हम सरकारी नौकरी के प्रति वफादार रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना पर नहीं फिर उधर के प्रति इतना मतलब कि डिसाइड करेंगे हाँ मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। आप प्राइवेट भी काम कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कल्चर आपको अपने को पता होगी तो आप इसके प्रकार कुछ ना कुछ एक अलग प्रकार का मतलब योगदान दे सकते हैं। क्योंकि अपने आप को कभी ये गरीब तो ये भी नहीं था ना, इतने बड़े कलाकार थे, ये भी गरीब तो नहीं थे ना, ये कभी सरकारी नौकरी पर डिपेंड करता था। हम जो कला आज हमें को कौन सिखाता, सोचिए, ये भी सरकारी नौकरी थे, हमको कला कौन सिखाता। इस प्रकार अपने आप पर एक अपने बलबूते पर अपने दम पर कुछ करके दिखाइए, तब मैं चाहता हूँ एक नया कुछ करके दिखाइए। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।